फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सामिर शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चनिंग स्किल देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्वेश्चनिंग स्किल का मतलब क्या होता है, ये टीचिंग स्किल या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी नीड, इसका नेचर, इसके ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पज़ और इसका कंपोनेंट देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्द शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। चलिए मीनिंग देखते हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। क्वेश्चनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक विच एवरी टीचर शुड नो थ्रूली। सक्सेसफुल टीचिंग इज अ हाईली डिपेंड ऑन क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग स्टिमुलेट्स थिंकिंग। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सवाल करना एक बहुत अहम टेक्निक है जिसे हर उस्ताद को अच्छी तरह जानना चाहिए। कामयाब तदरीस का बहुत ज़्यादा इन्हिसार सवाल करने पर होता है। सवाल करना सोच को मुतहरिक करता है, यानी तहरीक देता है। वो उन्हें सोचने पर, उन्हें मीन्स गौर व खौस करने पर मजबूर करता है। तो इसलिए उस्ताद को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्वेश्चनिंग स्किल में माहिर होना ज़रूरी है। In a lesson, different types of question depending upon situation and purpose to be achieved are used. Questions are used to help students recall certain facts, exercise their reasoning ability, and use their power of recognition and discrimination in enhancing their learning. यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक सबक में मुख्तलिफ किस्म के सवालात सूरत हाल और मकसद के लिहाज से इस्तेमाल किए जाते हैं। मीन्स के जो हमारा मकसद है, हमारी सिचुएशन है, उस सूरत हाल बोल मीन्स के सिचुएशन की क्या सिचुएशन है, बच्चे किस अंदाज में हमें अपना जो रिस्पॉन्स है वो दे रहे हैं, उस हिसाब से तलबा से सवालात पूछे जाने चाहिए। और जो सवालात का इस्तेमाल है, तलबा को बाज़ औक़ात उनके जो मतलब हक़ाइक़ है, उनके फैक्ट्स होते हैं, उन्हें याद करवाने और उनकी इस्तेदलाल की सलाहियत को इस्तेमाल करने। इस्तेदलाल मीन्स जो उनका रीज़निंग पावर है, उनकी रीज़निंग की सलाहियत को इस्तेमाल करने और उनके सीखने को बढ़ाने में, उनकी पहचान और इम्तियाज़ की ताकत को इस्तेमाल करने में ये जो सवालात होते हैं ये हमें मदद करते हैं। इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग इनकरेजेस देम टू रिफ्लेक्ट आवर things and ideas and leads them to participate in discussion. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मौसर सवालात उन्हीं चीज़ों और ख़यालात पर गौर करने की तरगीब देता है और उन्हें बहस में हिस्सा लेने की तरफ ले जाता है। मीन्स कि जब वो गौर खौस करते हैं तो उन्हें नॉलेज होता है और उन्हें आइडियाज़ आते हैं, वो सोचते हैं, जिससे वो अगर किसी चीज़ पर बोलना चाहे तो वो मतलब एक टॉपिक पर बोलना चाहे तो वो बहस व मुबाहिसे में बआसानी बोल सकते हैं। क्वेश्चनिंग स्किल बहस व मुबाहिसे की सलाहियत को पैदा करने के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, यहाँ पर क्वेश्चनिंग कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर ये दिया हुआ है कि क्वेश्चनिंग इज़ अ लॉजिकल प्रोसीजर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर ये बोला है कि सवाल करना मसले को हल करने का एक मुंतकी तरीक़ेकार है। मीन्स कि ये एक लॉजिकल प्रोसीजर है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत पैदा करता है। क्वेश्चनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक होती है वो बच्चों में पैदा करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अगला पॉइंट है, क्वेश्चनिंग इज़ यूज़फुल फॉर प्रेजेंटिंग द टेंटेटिव नेचर ऑफ नॉलेज। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, टेंटेटिव यानी ये आर्जी नोयत की होती है। इल्म की आर्जी नोयत को पेश करने के लिए सवाल करना मुफीद है, ये बहुत ही मुफीद साबित होता है। उसके आगे ये अगला है, क्वेश्चनिंग इज़ यूज़ इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जैसा हमने पहले भी कहा है कि सवालात का इस्तेमाल मसाइल को हल करने में किया जाता है। किसी भी अगर जो सवालात है उन्हें हम मसाइल को हल करने के लिए बआसानी यूज़ कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, द टीचर इनकरेजेस द लर्नर्स टू सीक मोर दैन वन आंसर। यहाँ पर उस्ताद जो है वो सीखने वालों को एक से ज़्यादा जवाब तलाश करने की तरगीब देता है। मीन्स कि हम मतलब कोई बहुत से ऐसे सवालात होते हैं जिसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, तो यहाँ पर उस्ताद कोई ऐसा सवाल पूछ सकता है जिसके एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, तो उन्हें जवाब तलाश करने की तरगीब मिलती है। अगला जो है
वो है द टीचर यूज़ क्वेश्चनिंग टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। उस्ताद यहाँ सीखने के मकासद को हासिल करने के लिए सवालात का इस्तेमाल करता है। मीन्स वो टीचिंग अपना जो लेक्चर होता है, अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जब वो किसी टॉपिक को पढ़ाता है तो उसके कितने मकसद हासिल हुए हैं, बच्चों को कितना समझ में आया है, वो जानने के लिए भी सवालात के इस महारत का वो टीचर या उस्ताद इस्तेमाल करता है। अगला जो है, द टीचर यूजेस क्वेश्चनिंग टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। उस्ताद तलबा की समझ का अंदाज़ा लगाने के लिए सवालात का इस्तेमाल करता है, यानी कि उनको किस हद तक समझ में आया, उनको टॉपिक में कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है, वो किस लेवल तक समझ पाए हैं, उन्हें जानने के लिए टीचर क्वेश्चनिंग स्किल का इस्तेमाल करता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनी इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक इज़ क्वेश्चनिंग। It is a critical skill that can be used in teaching any subject and any grade. किसी भी मौसर तदरीसी तरीके की बुनियाद सवाल करना होती है। अगर हमें अपनी तदरीस को मौसर बनाना है तो ये क्वेश्चनिंग स्किल सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी जो तदरीस है उसे मौसर बनाने के लिए। ये एक अहम महारत है जो किसी भी मजमून और किसी भी ग्रेड को पढ़ाने में इस्तेमाल की जा सकती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं, हम छोटे बच्चों से भी उनके लेवल का सवाल पूछ सकते हैं, या फिर जो हायर सेकेंडरी या फिर जो कॉलेजेस के बच्चे होते हैं उनसे भी हम बआसानी सवालात कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं होती। हाँ, शर्त यह है कि वो उनकी लेवल एज वो देखकर सवालात किया जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला है दस क्वेश्चनिंग प्रमोट इन्वॉल्वमेंट, इनहांस लर्निंग एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स। इस तरह सवाल करने से शमूलियत को फ़रोग मिलता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें शामिल होते हैं, सीखने में उनके इजाफ़ा होता है, और इसी वजह से तलबा की जो हौसला अफजाई होती है उनमें भी तलबा को एक हौसला मिलता है और वो मोटिवेट होते हैं सीखने के लिए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, let us examine why questioning is an essential skill for a teacher. A teacher equipped with effective questioning skill can. चलिए इस बात का जायज़ा ले कि सवाल करना एक उस्ताद के लिए ज़रूरी महारत क्यों है। मौसर सवाल करने की महारत से लेस यानी कि एक्सपर्ट एक उस्ताद क्या कर सकता है, तो हम उसके नीचे पॉइंट्स देखते हैं कि एक इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग स्किल टीचर अगर यूज़ करे तो क्या क्या होता है। पहला पॉइंट है हेल्प द स्टूडेंट डिस्प्ले और टेस्ट देयर नॉलेज। तलबा को उनकी इल्म, जो तलबा होते हैं उनके इल्म को जाहिर करने और जांचने में मदद करता है, ये भी हम जानते हैं। इलिसिट डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट। तलबा से मतलूबा मालूमात हासिल करने के लिए भी क्वेश्चनिंग स्किल बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, यानी कि जो ज़रूरी मालूमात है जो मतलब हमें पता होनी चाहिए तलबा से, वो मालूमात हासिल करने के लिए भी हम स्टूडेंट्स से सवालात करते हैं। डेवलप्ड सब्जेक्ट मैटर इन द क्लास में मजमून तैयार करने के लिए भी क्वेश्चनिंग स्किल का इस्तेमाल किया जाता है। इनेबल स्टूडेंट टू एनालाइज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टॉपिक बीइंग टॉट। तलबा को पढ़ाए जाने वाले मौजू से मुताल्लिक मसाइल का तज्जिया करने के काबिल बनाने में भी जो क्वेश्चनिंग स्किल होती है वो बहुत ही मददगार साबित होती है। मीन्स कि तलबा को हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो उन्हें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उसका एनालिसिस करने के लिए क्वेश्चनिंग स्किल का इस्तेमाल किया जाता है। इनेबल स्टूडेंट टू अप्लाई देयर नॉलेज टू अ स्पेसिफिक न्यू सिचुएशन। तलबा को अपने इल्म को एक मखसूस नई सूरत हाल पर लागू करने के काबिल बनाती है। ये जो क्वेश्चनिंग स्किल होती है ना, ये अपने जो नॉलेज होता है, ये स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, उसे किस तरह से अपने इल्म को या फिर जो अपना नॉलेज है उसे किस तरह से कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, इसकी एबिलिटी पैदा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हेल्प स्टूडेंट्स इवेलुएट फॉर देमसेल्व्स देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तालिब इल्मों को तसव्वुरात के बारे में उनकी तफ़हीम यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो खुद जायज़ा ले, और जो तसव्वुरात होते हैं वो जायज़ा लेने में उनकी मदद करते हैं,
और तलबा को तदरीस सीखने के अमल में हिस्सा लेने की तरगीब देते हैं। यानी जो सवाल व जवाब की महारत होती है वो उन्हें समझने में मदद करती है और जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कामयाब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। पहला देखते हैं टू कीप द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। मीन्स के क्लासरूम में तलबा की तवज्जो को मरकूज़ रखने के लिए भी क्वेश्चनिंग स्किल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनका जो तवज्जो है वो इधर उधर ना भटके। अगला है टू कीप द स्टूडेंट्स एक्टिव इन द क्लास। बच्चों को क्लास में एक्टिव रखने के लिए, मुतहरिक रखने के लिए भी सवाल जवाब की महारत का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है टू टेस्ट द नॉलेज एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट। मीन्स के तलबा के इल्म और उनकी अहलियत यानी कि उनकी सलाहियत को जांचने के लिए भी क्वेश्चनिंग स्किल का इस्तेमाल ज़रूरी है। अगला है टू स्टिमुलेट द स्टूडेंट थॉट्स एक्सप्रेशन मेमोरी एंड इमेजिनेशन। मीन्स के तलबा के ख्यालात के इजहार को या फिर उनकी याददाश्त और तख़य्युल को मुतहरिक करने के लिए भी जो क्वेश्चनिंग स्किल होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और ये बहुत ज़रूरी साबित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टू इवेलुएट द कंटेंट टॉट टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग। मीन्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दौरान तदरीस तलबा को पढ़ाए जाने वाले मवाद का जायज़ा लेने के लिए कि उनको किस हद तक ये समझा या नहीं, उनको किस हद तक के कौन से टॉपिक में परेशानी है, क्वेश्चनिंग स्किल के ज़रिए इसका जायज़ा लिया जाता है और टीचर को इस बात का पता चलता है कि बच्चों को किस हद तक के ये समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है पर्पज़ ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम वन बाय वन इसे डील करते हुए चलते हैं। पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो इस तरह है कि टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज टू द स्टूडेंट। मीन्स के तलबा की जो साबिका मालूमात है उसकी जांच करने के लिए क्वेश्चनिंग जो होती है वो बच्चों से की जाती है। टू कीप द स्टूडेंट मेंटली अलर्ट। यही जैसा बच्चों को एक्टिव रखने के लिए उन्हें ज़हनी तौर पर, जिसे हम चौकन्ना कहते हैं, कि उनका ध्यान इधर उधर ना चले जाए, उन्हें एक्टिव रखने के लिए भी ये क्वेश्चनिंग स्किल ज़रूरी होती है और इसका ये मकसद होता है। अगला है टू लिंक न्यू नॉलेज विद ओल्ड नॉलेज। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो नया इल्म को जो पुराना इल्म होता है यानी कि जो पहले बच्चे सीख चुके होते हैं उससे लिंक यानी जोड़ने के लिए भी क्वेश्चनिंग स्किल का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टू डायग्नोज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। मीन्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तलबा की समझ और दिलचस्पी की सतह की तशखीस करना, यानी कि उसके जानने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका इंटरेस्ट किस हद तक है, इसके लिए भी क्वेश्चनिंग स्किल बहुत ज़रूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, अ टीचर आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन हिज टीचिंग टू एक्टिवली इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन देयर लर्निंग प्रोसेस। वही बात यहाँ पर आ रही है कि जो बात उस्ताद होता है, मीन्स के उस्ताद तलबा को उनके एक्टिव रहने के लिए, अपनी जो टीचिंग है उसमें शामिल करने के लिए, अपनी तदरीस के दरमियान जो सवाल पूछता है वो भी क्वेश्चनिंग स्किल के ज़रिए ही मुमकिन होता है। यानी कि जो उस्ताद होता है वो तलबा को अपनी तदरीस में, अपनी टीचिंग में एक्टिव रखने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए क्वेश्चन के ज़रिए उनका अटेंशन, उनकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला है टू डायग्नोज द वीक पॉइंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि क्या पर्पज़ है क्वेश्चनिंग स्किल का, कि तलबा किस चीज़ में वो कमज़ोर है उनकी जांच करने के लिए, वो पता लगाने के लिए भी क्वेश्चनिंग स्किल का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक के समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है टू रिवाइज द लेसन एंड अराउजिंग क्यूरियसिटी ऑफ द स्टूडेंट। मीन्स के सबक पर नज़रसानी करना है जिसे हम इयादा कहते हैं, और जो तलबा की जुस्तजू को बढ़ाने के लिए भी हम क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। एक बार जैसा इयादा मीन्स कि हमने जितना अभी तक पढ़ाया है बच्चों को, हद तक उन्हें समझ में आया है, वो पता लगाने के लिए, और तलबा की जो क्यूरियोसिटी है उनके तजस्सुस को बढ़ाने के लिए भी क्वेश्चनिंग स्किल का इस्तेमाल मौलिम अपनी तदरीस में करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो इस तरह है कि क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू इनकरेज स्टूडेंट्स टुवर्ड्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग।
सवालात तलबा को खुद हिदायत शुदा सीखने की तरफ तरकीब देने के लिए पूछे जाते हैं। यानी कि जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है उसके लिए भी जो क्वेश्चन है वो टीचर बच्चों से पूछता है। उसके बाद फिर अगला है टू इवेलुएट हीज और हर टीचिंग इफेक्टिवनेस। वही चाह रहा है गोल गोल घुमा के कि किस हद तक उसकी तदरीस मौसर हुई है या नहीं, उसका जायज़ा लेने के लिए उसकी टीचिंग किस हद तक इफ़ेक्टिव साबित हुई है उसको जानने के लिए टीचर क्वेश्चनिंग स्किल के ज़रिए अपना टीचिंग का एनालिसिस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है बेंजामिन ब्लूम्स क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स। जो बेंजामिन ब्लूम्स थे उन्होंने क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो 6 है। हम एक एक करके इसे देखते हैं। इन्हें क्वेश्चनिंग स्किल में किस तरह से इन्हें बताया गया है, कहाँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल किया गया है, क्लासरूम में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इनके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ पे नॉलेज पहला जो है वो है नॉलेज, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग जिसे कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, फिर एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस और इवैल्यूएशन। इसे 3 अलग अलग ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। इसे हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो नॉलेज को बताया गया है, नॉलेज का जो ऑर्डर बताया गया है वो लोअर ऑर्डर में इसे डिवाइड किया है। फिर जो अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन है और एप्लीकेशन है इसे मिडल ऑर्डर क्वेश्चन में बताया गया है, तकसीम किया गया है। और जो बाकी के 3 हैं जैसे सिंथेसिस, एनालिसिस और इवैल्यूएशन है इसे हायर ऑर्डर क्वेश्चन में जगह मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोअर ऑर्डर, मिडल ऑर्डर और हायर ऑर्डर क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला है लोअर ऑर्डर क्वेश्चन। इसे हम आज समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। These level of question are limited to memory level of thinking, which forms the basis of higher level learning. These questions merely deal with the mode of expression, such as define the feeling of patriotism in your own words. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो सवालात का ये जो लेवल होता है ये सोच या याददाश्त की सतह तक महदूद रहता है। जो आला सतह के सीखने की बुनियाद होती है, मीन्स कुछ भी बड़ा सीखने के लिए जो हम पहले सीख चुके होते हैं वो हमारी सोच पर, हमारी मेमोरी पर, हमारी याददाश्त पर बेस होता है। किसी भी बड़ी चीज़ को सीखने के लिए उसे हमें या छोटी-छोटी चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सवालात महज़ इज़हार के अंदाज़ से मुताल्लिक़ होते हैं। जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि हुब्बुल वतनी के एहसास को अपने अल्फाज में बयान करें। यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है यहाँ पर डिफाइन द फीलिंग ऑफ पाट्रियोटिज्म इन योर ओन वर्ड्स। यानी कि यहाँ पे अपने ख्यालात को इजहार करने के लिए कहा गया है। लोअर ऑर्डर होते हैं ये, जैसे बताया गया है मेमोरी बेस होते हैं, अपनी याददाश्त पे ये सवालात डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर नीचे कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकॉल। जैसे कि हमने कहा कि याददाश्त पर या फिर उनकी सोच पर डिपेंड करते हैं। उनकी जो हद होती है वो याददाश्त पर और सोच पर डिपेंड होती है। तो यहाँ पे रिकॉल करना यानी कि जो हमने सिखाया गया मवाद या कंटेंट है उसे दोबारा दोहराना, रिकॉल करना। फिर जो दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेशन, मीन्स के शनाख्त पर मुबनी सवालात करना, कोई तस्वीर दिखाना उनसे और उनसे पूछना कि ये क्या है, इसका नाम बताइए वगैरह। या फिर डेफिनेशन भी लोअर ऑर्डर क्वेश्चन में आता है। फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने लगाना और उसके बारे में फिर उनको इजहार ख्याल करने लगाना, ये तमाम चीज़ें लोअर ऑर्डर क्वेश्चन में आती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मिडल ऑर्डर क्वेश्चन। इसमें क्या आता है ये हम देखेंगे, जानेंगे। इसमें दिया गया है कि द क्वेश्चंस एट द मिडल लेवल इन्वॉल्व interpretation of fact or concepts being taught or already learned. Interpretation involves comparison or explanation of relationship between ideas, concepts, जनरलाइजेशन एक्सेट्रा। मिडल ऑर्डर यानी दरमियानी सतह के जो सवालात होते हैं उनमें हकाइक, तसव्वुरात की तशरीह शामिल होती है जिन्हें पढ़ाया जा रहा होता है या पहले ही सिखाया जा चुका है। तशरीह में नज़रियात, तसव्वुरात, उमूमियात वगैरह के दरमियान ताल्लुक़ का मवाजना या वजाहत, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती है जिसे हम आइडियाज़, कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेशन कहते हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? इसमें इंटरपोलेशन क्वेश्चन होते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन क्वेश्चन होते हैं, ट्रांसलेशन क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि मैंने कहा तशरीह करना, या फिर कंपैरिजन या फिर मवाजना करना, जैसे कि क्वेश्चन मिडल ऑर्डर क्वेश्चन में शामिल होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडल ऑर्डर क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें नज़रिया, तसूरात, तशरीह वगैरह को भी शामिल किया जाता है। अगला है हायर ऑर्डर क्वेश्चन। ये थोड़े जो हायर ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े बच्चों के लिए हार्ड ऐसा हम कहा जा सकता है, क्योंकि ये हायर ऑर्डर होते हैं। इसमें क्या बताया गया है? द क्वेश्चंस एट दिस लेवल इनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक, टू रिएक्शन बायॉन्ड acquired knowledge, to analyze problematic situations into their elements and to discover the interrelationship among those elements. These questions enable the students to produce new ideas and to develop creative and reasoning abilities. The skill promoted by higher order question may be divided into 3 levels. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो ये हायर ऑर्डर क्वेश्चन के सवालात होते हैं ये बच्चों को सोचने, हासिलशुदा इल्म से हट कर रद्द अमल करने और जो अपने अनासिर में मुश्किल हालात का तज्ज़िया करने और उन अनासिर के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ को दरियाफ्त करने की तरगीब देते हैं। ये सवालात तलबा को नए ख़यालात पैदा करने और तख्लीकी और इस्तदलाल की सलाहियत पैदा करने के काबिल बनाते हैं। जो हायर ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं उनके ज़रिए फ़रोग पाने वाली महारतों को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। मीन्स कि जो उनकी सलाहियतें हैं वो जो फ़रोग पाती है उसकी 3 दर्जात है, जिसमें पहला है एनालिसिस, दूसरा है सिंथेसिस और तीसरा है इवैल्यूएशन। मीन्स कि ये तीनों भी जो लेवल है इससे बच्चे की सोचने समझने की और इस्तदलाल की सलाहियत पैदा होती है और बच्चे मीन्स जो भी सीखते हैं वो एक क्रिएटिव थिंकिंग या कुछ नया सीखते हैं और उनमें एक क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है और वो क्रिएटिव बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कंपोनेंट्स, क्वेश्चनिंग स्किल के कंपोनेंट्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, दूसरा है प्रोसेस या प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन। चलिए इसे 1 बाय 1 देखते हैं। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन में बहुत से पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है ग्रामेटिकल करेक्टनेस। इसे देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। You as a teacher are expected to use grammatically correct, unambiguous and simple language. Carelessly used language creates confusion. Student will take more time to understand and respond to a question. If it is improperly worded, such a practice will create hindrance in fluency and good delivery of your questions. And this will reduce your effectiveness and hold up the progress of your students. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपसे बहैसियत उस्ताद ये तवक्कात की जाती है कि आप ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त यानी सही और गैर वाज़े सादा ज़बान इस्तेमाल करेंगे। जो बेएहतियाती तौर पर यानी कि एहतियात के बगैर इस्तेमाल होने वाली ज़बान उलझन पैदा करती है और तलबा को किसी सवाल को समझने और उसका जवाब देने में ज़्यादा वक्त लगेगा, जो कि बहुत ही गलत है। इस तरह से कि अल्फाज की मश्क आपके सवालात की रवानी और जो अच्छी तरसील यानी कि बातचीत में रुकावट पैदा करेंगी और ये आपकी जो तासीर को कम करेगा और आपके तलबा की तरक्की को रोकेगा। यानी कि आप उनसे जो सवालात पूछना चाहते हैं, जो आप उनसे जवाब हासिल करने की तवक्कात रखते हैं, ये अल्फाज जो गैर ज़रूरी अल्फाज है वो सवालात में रुकावट पैदा करेंगे, जिससे बच्चों को रिस्पॉन्स देने में और आपको उनको समझाने में भी दिक्कत होगी। आगे बढ़ते हैं। Here are 2 simple example of wrongly worded questions and their correct version. यहाँ पर नीचे 2 सवालात दिए हुए हैं, जो एक गलत है और एक सही है, यानी कि हमें किस तरह से सवालात पूछना चाहिए और किस तरह से सवालात नहीं पूछना चाहिए। तो यहाँ पर पहला है Where did Olympic Games start? यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सवाल है ये रॉन्ग है, यानी कि हमें इस तरह से सवाल नहीं करना चाहिए। तो किस तरह से करना चाहिए? Where did the Olympic Games originate? हमें सवाल इस तरह से करना चाहिए कि Where did the Olympic Games originate? ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा ग्रामेटिकल करेक्टनेस, जो कि एक टीचर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा सेकेंड, वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस रेफरेंस टू द मिनिमल बट एसेंशियल लेंथ ऑफ अ क्वेश्चन।
A question should be direct and straightforward about the content. It should be concise and free from redundancy. Teachers often use more words than are necessary in their questions. Extra words should be always avoided because very long question or questions that have more words than are necessary make communication less effective. They confuse and bore student. यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कॉन्शियसनेस का मतलब है कि सवाल की कम से कम लेंथ होनी चाहिए लेकिन वो ज़रूरी भी हो। एक सवाल मवाद के बारे में बराह रास्त यानी कि सीधा होना चाहिए, ये गैर ज़रूरी और बेकार नहीं होना चाहिए। असातिज़ा अक्सर अपने सवालात में ज़रूरत से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और इजाफी अल्फाज से हमेशा परहेज़ करना चाहिए उस्ताद ने, ताकि उसका जो सवाल है वो बच्चों को समझ में आ सके। क्योंकि अगर सवालात या ऐसे सवालात जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा अल्फाज होते हैं वो बातचीत में या सवालात को मौसर और इफ़ेक्टिव बनने नहीं देते, बल्कि वो तालिब इल्मों को और उलझाते हैं और उन्हें तंग करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सवाल है उनको समझ में नहीं आता और जो हमारा मतलब जो हमारा पूछने का मकसद होता है वो बेकार हो जाता है। यानी कि हमारा सवाल इफ़ेक्टिव नहीं होता, हमारी बातचीत उनके ऊपर कोई असर नहीं करती और वो उलझते जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो गैर ज़रूरी अल्फाज है उनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। यहाँ पर अगला आगे है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स वाइल फ्रेमिंग अ क्वेश्चन। यहाँ पे इनकरेक्ट और करेक्ट क्वेश्चन बताया गया है, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। इनकरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से है, डज एनीबडी इन द क्लास नो व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। ये इतना बड़ा इतना लेंदी क्वेश्चन ना करते हुए क्वेश्चन इस तरह से करना चाहिए कि व्हेन डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। तो ये छोटा है, ज़रूरी सवाल है और बहुत ही बच्चे पर असर डालने वाला या मीन्स उसे समझने वाला क्वेश्चन है, जिससे वो समझेगा और अपना रिस्पॉन्स देगा। इसीलिए उस्ताद को चाहिए कि वो कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करे जिससे बच्चों को समझ में आए और वो अपना जवाब या अपना रिस्पॉन्स उस्ताद को दे सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है relevance. As has already been mentioned, your question should be relevant to the content and the context. Besides, the question should suit the mental level of your student. The ultimate objective is to use questions as a tool for effective teaching and learning. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं और पहले ज़िक्र हो चुका है कि आपका सवाल कंटेंट और सबक से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा सवालात आपके तलबा की ज़हनी सतह के मुताबिक होना चाहिए। मीन्स कि आपके पास किस ज़हनी सलाहियत का, किस ज़हनी सतह का तालिब इल्म मौजूद है, आपको उसको ध्यान में रखते हुए सवालात करना चाहिए। और हमारा मकसद ये है कि सवालात को मौसर तदरीस और सीखने के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, ये हमारा मकसद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टीचर शुड बी एबल टू टीच बेटर एंड द लर्नर्स लर्न बेटर। Questions which are not related to the topic being taught are irrelevant and they confuse student. Use of terms which are beyond the knowledge of students is also irrelevant. A good question should use only such terms which are understood by the students. उस्ताद को बेहतर पढ़ाने के काबिल होना चाहिए और सीखने वाले बेहतर सीखते हैं। अगर उस्ताद बेहतर होगा, अगर उस्ताद बेहतर पढ़ाएगा तो सीखने वाले भी बेहतर ही सीखते हैं। ऐसे सवालात जो पढ़ाए जाने वाले उन्वान से रिलेटेड नहीं है, गैर ज़रूरी है और वो तलबा को उलझा देते हैं। ऐसी इस्तिलाहात का इस्तेमाल जो तलबा के इल्म से बाहर है वो भी गैर ज़रूरी है। एक अच्छे सवाल में सिर्फ ऐसी इस्तिलाहात तो इस्तेमाल की जानी चाहिए जो तलबा को समझ में आए। मीन्स कि उस्ताद को अगर एक अच्छा तालिब इल्म बनाना है तो पहले उस्ताद को अच्छा बनना पड़ेगा। यानी कि अगर वो बेहतर तरीके से पढ़ाएगा तो तालिब इल्म भी बेहतर तरीके से समझेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये सब समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्पेसिफाइसिटी। देखते हैं इसमें क्या है। द क्वेश्चन शुड बी स्पेसिफिक टू द कंटेंट एंड शुड कॉल फॉर अ सिंगल आंसर। Example, which is the adjective in this sentence? Which is the longest river of the world?
यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सवाल कंटेंट के लिए मखसूस होना चाहिए और एक ही जवाब तलब करना चाहिए, यानी कि एक ही जवाब आना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि विच इज़ द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, यानी इस जुमले में सिफत कौन सी है। तो सवाल इस तरह है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है। यानी एक स्पेसिफिक चीज़ पूछी हुई है जिसका जवाब एक ही होता है। स्पेसिफिक यानी सिर्फ एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्लियरिटी। क्लियरिटी में है कि एज द टर्म इंडिकेट्स, क्लियरिटी इन टर्म ऑफ कंटेंट एंड लैंग्वेज इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। क्लियरिटी इंक्रीज द फ्लुएंसी एंड डिलीवरी ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसा कि टर्म एक इशारा करती है कि कंटेंट और ज़बान के लिहाज से जो क्लियरिटी सवाल करने की महारत, मतलब जो क्लियरिटी होती है वो सवाल करने की महारत का एक लाजमी जुज़ है, और क्लियरिटी सवालात की रवानी को बढ़ाती है। इफ़ अ क्वेश्चन इज़ नॉट क्लियर इनफ, it will lead to misinterpretation, and as a result a teacher will have to provide necessary explanation or clarification. अगर कोई सवाल क्लियर नहीं है तो यह एक गलत तशरीह का बाज़ बनता है, और इसके नतीजे में एक उस्ताद को एक ज़रूरी एक्सप्लेनेशन या वजाहत देनी पड़ती है, जो कि टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी सही नहीं होता। इसलिए उस्ताद ने हमेशा एक क्लियर सवाल करना चाहिए ताकि बच्चों को भी समझ में आए और वो भी अपना रिस्पॉन्स दे सके। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंपाउंड है सेकंड, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन। इसे देखते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है इसमें, द प्रोसेस और प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन हैज़ मोर दैन वन आस्पेक्ट और कंपाउंड। देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्किल related to the process of questioning. These are speed, voice, pause and style. यहाँ पर बताया जा रहा है कि सवाल तैयार करने और पूछने के अमल में या फिर प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा पहलू या जुज़ होते हैं। सवालात के अमल से मुतालिक महारत के 4 बड़े जुज़ हैं, जिसमें पहला है स्पीड यानी रफ्तार, वॉइस यानी आवाज़, पॉज यानी वक्फ़ा और स्टाइल यानी अंदाज़, यानी किस अंदाज में हम सवाल पूछेंगे। तो पहला देखेंगे हम यहाँ पर वॉइस ऑफ द टीचर, मीन्स के क्वेश्चनिंग स्किल में या क्वेश्चन करते वक्त उस्ताद की आवाज़ कैसी होनी चाहिए। देखते हैं इसे। वाइल आस्किंग क्वेश्चंस योर वॉइस शुड बी audible and clear enough so that every student understand the question properly. You should ask questions in a slightly raised voice to enable the students sitting at the back to hear you. By doing so, you can also detect those students who are hard to hearing or have some hearing problems. यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन करते वक्त जो उस्ताद की आवाज़ होती है वो किस तरह होनी चाहिए, यही बताया गया है इसमें कि सवालात पूछते वक्त आपकी आवाज़ मीन्स जो उस्ताद की आवाज़ होती है वो काबिल समात, यानी कि ऐसी होनी चाहिए कि जो सुने आ सके, हम बच्चा आसानी से उसे सुन सके, और वो थोड़ी सी मीन्स उसे बोलेंगे कि ज़ोर से ऊंची और साफ़ होनी चाहिए ताकि हर तालिब इल्म सवाल को सही तरीके से समझ सके। तो इसीलिए जो हमारी यानी उस्ताद की आवाज़ होती है वो हल्की सी ऊंची आवाज़ में सवालात पूछना चाहिए, जिससे पीछे बैठने वाले तलबा को आसानी से सुनाई दे सके। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन तलबा का भी पता लगाए जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम है या फिर जिन्हें कम सुने आता है, ताकि उन तक जो आपकी आवाज़ है वो पहुंच सके। अगर हम ऊंची आवाज़ में सवाल पूछते हैं तो ऐसा करने से उन तलबा तक भी हमारी आवाज़ आसानी से पहुंच जाएंगी, जैसा कि मैंने कहा जिनको सुनने में प्रॉब्लम है या फिर जो हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं जिन्हें सुनने का मसला है या फिर जिन्हें कम सुने आता है। तो इसीलिए उस्ताद को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को हल्की सी ऊंची या बुलंद रखे और थोड़ा सवालात पूछते वक्त क्लियरली और साफ़ तौर पर सवाल पूछ सके। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है स्पीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। सवाल करते वक्त उस्ताद की स्पीड यानी उनकी रफ्तार कैसी होनी चाहिए। यू शुड नॉट आस्क क्वेश्चन एट अ स्लो स्पीड इन पीसेस और हरीडली। Very slow speed of questioning decreases the fluency of questioning and is a time consuming activity.
यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उस्ताद को सुस्त रफ्तारी से या फिर वक्फे वक्फे में या जल्दबाजी में सवाल नहीं करना चाहिए। सवाल करने की बहुत सुस्त रफ्तार सवाल करने की रवानी को कम करती है और ये एक बहुत ज़्यादा वक्त लेने वाली सरगर्मी होती है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि एवरी hurriedly asked question do not provide any clear idea about the attention of the teacher and may become difficult for a student to understand the question and to respond to it. Question asked with unnecessary pauses also create a hindrance in the way of its proper understanding. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी में पूछे गए सवालात उस्ताद की नीयत के बारे में कोई वाज़े अंदाज़ा नहीं देती। मीन्स कि जल्दी जल्दी में जो उस्ताद सवाल करता है तो इससे जो उस्ताद की नीयत है, जो उस्ताद के मकासद है, उसके बारे में कुछ भी भाई अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से तलबा के लिए सवाल को समझना और उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। गैर ज़रूरी वक्फे के साथ पूछे गए सवाल भी इसके सही मीनिंग समझने में रुकावट पैदा करते हैं। इसीलिए गैर ज़रूरी पॉजेस मीन्स के गैर ज़रूरी वक्फा का मतलब कि जहाँ ज़रूरी ना हो तब भी रुक रुक के सवालात पूछे जा रहे हैं, जिसकी वजह से तलबा को समझने में उलझन होगी। वो जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं बच्चे वो समझ नहीं पाएंगे और जो मीनिंग है वो मीनिंग उन तक नहीं पहुंच पाएगा और वो आपके सवालात के जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए गैर ज़रूरी वक्फा भी ना लिया जाए। सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, यानी नीचे कुछ एग्जाम्पल दी हुई है वो हम देखेंगे। हाउ मेनी मंथ्स आर द इन अ ईयर, क्या आस्क वेरी रैपिडली, ये सवाल को बहुत ज़्यादा स्पीड में पूछे हैं। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, यहाँ पर भी इस तरह से भी पूछा जाए तो बच्चों को भी समझने में दुश्वारी होगी। टू स्लो, यहाँ पर बोल रहा है टू स्लो, बहुत स्लो भी। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, इस तरह भी ना पूछा जाए सवालात कि बच्चों को कुछ समझ ही ना आए, इतना स्लो सवाल नहीं पूछना चाहिए। उसके बाद इस तरह भी सवाल नहीं पूछना चाहिए कि वो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में, जिसे हम बोलते हैं वक्फे वक्फे में, जिसमें बीच में वक्फा आए, पॉजेस ले लेकर सवालात नहीं पूछना। जैसे हाउ मेनी मंथ्स टेल मी कमला आर देयर इन अ ईयर, इस तरह से पीसेस करके भी सवालात हमें नहीं पूछना चाहिए। सिंपली जो उसकी स्पीड होनी चाहिए कि हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, कि इस तरह पूछे कि बच्चों को आसानी से समझ में आए और वो उसका जवाब दे। यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, इंशाल्लाह आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है तीसरा है पाउज। पाउज में क्या बताया गया है ये हम देखेंगे। Pause is defined as the time or the period of silence given by teacher just after the delivery of the question of the class. Pause helps the student understand and think about the question and formulate its answer. मीन्स कि जो वक्फा होता है, पाउज होता है, ये खामोशी या वक्त की मुद्दत के तौर पर ली जाती है जो उस्ताद की तरफ से क्लास में सवाल की तरसील के बाद दिया जाता है। यानी कि जब उस्ताद सवाल करता है तो उसके बाद जो उनको वक्फा दिया जाता है सोचने समझने का, वो पाउज होती है, वो एक वक्फा होता है। वक्फा तलबा को सवाल को समझने और उसके बारे में सोचने और उसका जवाब बनाने में मदद करता है। जो तालिब इल्मों को टाइम दिया जाता है, बीच में जो वक्त दिया जाता है, वही वक्फा होता है। इतने वक्त में, जितना वक्त उस्ताद तलबा को देता है, उतने वक्त में वो सवाल को समझते हैं, उसका दिल मन ही मन में उसका जवाब बनाते हैं और उस्ताद को उसका जवाब देते हैं। आगे ये बताया है कि पॉज इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द intention of the teacher about the level of the answer he expect of the students. The length of the pause depend on the type of the question asked. However, the guidelines for pause are as follow. यहाँ पर ये बताया गया है कि वक्फा तलबा को जवाब की सतह के बारे में उस्ताद की नीयत को समझने के काबिल बनाता है जिसकी वो तलबा से तवक्का रखता है। वक्फे की लंबाई पूछे गए सवाल की किस्म पर मुनहसर होती है। मीन्स के क्वेश्चन किस टाइप का है, लोअर ऑर्डर है, हायर ऑर्डर है या मिडल ऑर्डर है, इस पर वो मुनहसर होता है। क्वेश्चन किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है कि पॉज यानी कि वक्फा कितना लंबा और कितना छोटा होना चाहिए। जैसा कि नीचे वक्फे के कुछ उसूल दिए हुए हैं, जो नीचे है हम एक एक करके उसे देखेंगे। पहला जो दिया हुआ है यहाँ कि शॉर्ट पॉज फॉर मेमोरी लेवल आंसर, मीन्स के जो मेमोरी लेवल के जवाब
होते हैं या सवालात होते हैं उनके लिए जो वक्फ़ा होता है वो मुख्तसर होता है, यानी शॉर्ट पॉज़ मेमोरी लेवल के लिए। उसके बाद अगला जो है रिलेटिव लॉन्गर पॉज़ ऑफ आंसर टू हायर ऑर्डर क्वेश्चन मीन्स लॉन्गर, यानी कि जो हायर ऑर्डर क्वेश्चन के जवाबात के लिए वक्फ़ा दिया जाता है वो लंबा या तवील होता है। अगला जो है pause after the interrogative words such as who, which, where gives stress on the expected correct response। जो सवाली अल्फाज के बाद एक वक्फा जैसे कौन मीन्स हु, कौन सा, विच, वेयर मीन्स कहाँ, मुतवक्के दुरुस्त जवाबात पर जोर दिया जाता है। जो वक्फे में हम कुछ जिन पर हमको जोर देना है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा वक्फा हम लेते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा पॉइंट है वो है स्टाइल। स्टाइल ये बहुत ही एक अहम कंपोनेंट है। एक इसे देखते हैं हम इसमें क्या है। चलिए, यू शुड टेक केयर दैट द क्वेश्चन शुड बी पुट यूजिंग अ स्टाइल सुटेबल फॉर क्वेश्चनिंग एंड इन अ declaration style which is used for statements. The question should be asked in a properly modulated and pleasant time and friendly manner. स्टाइल के बारे में ये बताया गया है कि उस्ताद को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सवाल पूछने के लिए मौजू अंदाज का इस्तेमाल करते हुए और एलानिया अंदाज में जो बयानात के लिए इस्तेमाल होता है वही तरीका, वही मौजू अंदाज इस्तेमाल करें। सवाल मुनासिब तरीके से वज़ा करदा और खुशगवार वक्त और दोस्ताना अंदाज में पूछना चाहिए, क्योंकि अगर हम एकदम रूडली या एकदम स्ट्रिक्टली सवालात करेंगे या फिर एकदम स्ट्रिक्टली ऐसा बताएंगे कि हम बहुत स्ट्रिक्ट है, हम बच्चों पर रुआब जमाना चाहेंगे, तो ये ठीक नहीं रहेगा बच्चों के लिए और अपने लिए भी, अपनी टीचिंग के लिए भी। इसलिए एक फ्रेंडली, एक दोस्ताना अंदाज़ यानी दोस्तों की तरह एक अच्छा माहौल बनाकर एक अच्छे अंदाज़ में, एक बुलंद आवाज़ में, एक दोस्त की तरह हमें सवाल पूछने चाहिए, ताकि बच्चों में जो झिझक है वो झिझक कम हो सके और वो बेझिझक आपके या उस्ताद के सवालात के जवाब दे सके। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पर प्रेस नहीं करेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी, जिससे आप बहुत सी वीडियोस मिस कर सकते हैं। इसलिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहेंगी और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।